जो साधारण लोग हैं वो कैंसर का नाम सुनते ही मन बड़ा बोझिल हो जाता है। क्या है ये बीमारी? देखिए, कायदे से कहिए तो बीमारी है नहीं। ये बीमारी का नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें बाजारवाद जुड़ा हुआ है। कायदे से कहीं बीमारी कहीं और है। इज ऑलवेज फेटल, हाँ या ना? नो, कैंसर इज नेवर फैटल इफ डिटेक्टेड ऑन टाइम, ट्रीटेड ऑन टाइम। मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट। गौमूत्र से कैंसर का इलाज, तो इससे अच्छा तो मेडिकल कॉलेज बंद कर दो, गौशाला खोल दो और कैंसर के मरीजों को वहीं भेज दो। जो हमारा पेशेंट के परिवार का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस करने में कितनी बड़ी भूमिका उसकी रही है। कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एमबीबीएस में कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड करो। मतलब कैसे संवाद करें, ब्रेकिंग द बैड न्यूज। स्ट्रेस में भी डॉक्टर कैसे एक्सप्लेन कर दे मरीज को। फला एमपी इलाज करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप प्राइवेट में ही जाना पसंद करते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो इस लायक नहीं हैं सेवा के हिसाब से और रख रखाव के हिसाब से जहाँ पे आप जाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो केवल गरीबों के लिए है। क्या ऐसा है क्या? जिंदगी और मौत के दरमियान बर्फ की नाजुक सी पपड़ी है। जिंदगी उसी पपड़ी पर तैरती रहती है और हम उस पपड़ी के मजबूत होने का भ्रम पाले रहते हैं। मौत उसी पपड़ी के घुल जाने के बाद का पड़ाव है। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उसी पपड़ी को कोई नीचे से थाम लेता है, सहारा देता है, उसे टूटने से बचाता है। जिंदगी रह जाती है, मौत मात खा जाती है। जिंदगी और मौत के बीच चिकित्सा विज्ञान है, डॉक्टर्स हैं जो उस पपड़ी को नीचे से थाम लेते हैं। कुछ ऐसे ही नाम हैं देश में जो उम्मीद का प्रकाश स्तंभ बनकर उभरे हुए हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार। कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर कुमार केवल एक विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि उन दुर्लभ चिकित्सकों की श्रृंखला में हैं जो विज्ञान की कठोरता और मानवीय संवेदनाओं दोनों को समान गहनता से समझते हैं। वर्षों की साधना, अनगिनत जिंदगियों को छूने का अनुभव और उपचार के साथ साथ जागरूकता फैलाने का संकल्प, इन सब ने उन्हें न सिर्फ एक चिकित्सक बल्कि एक मार्गदर्शक सा बनाया है। प्रेरणा भी देते हैं। जब हम भारत में बढ़ते कैंसर के बोझ, उपचार की जटिलताएं और स्वास्थ्य तंत्र की चुनौतियों की बात करते हैं तो डॉक्टर कुमार जैसी आवाज़ें हमें न सिर्फ सच्चाई बताती हैं बल्कि उसके समाधान की दिशा भी दिखाती हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कैंसर का ये बढ़ता प्रकोप साया क्यों गहरा रहा है, उम्मीद की किरणें कहाँ से आएंगी, समाज और सरकार क्या करे। डायलॉग्स में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैंने कोई गलत तो नहीं परिचय दिया आपका? अब आपने दे दिया लेकिन शुरुआत आपने जिंदगी से करी जी, तो उसमें अगर इजाजत हो तो मैं कुछ जोड़ दूं। प्लीज प्लीज जी। बड़े अच्छे उस्ताद का लिखा हुआ है जी। जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दो। व्हाट इज लाइफ? हाँ। गैदरिंग ऑल द कंपोनेंट्स इन डे टू डे एक्टिविटी। हाँ। मौत क्या है? व्हाट इज डेथ? जस्ट स्कैटरिंग एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ एवरीथिंग यू कलेक्टेड। तो इसलिए लाइफ सिर्फ फिजिकल नहीं है और मौत सिर्फ फिजिकल नहीं, शारीरिक मौत नहीं है। मेंटल डेथ, फाइनेंशियल डेथ, क्योंकि आपका चैनल भी फाइनेंस इकोनॉमिक्स पे काम करता है। इकोनॉमिकल डेथ, सोशल डेथ, आइसोलेट कर दे, परिवार समाज आपको बागी बना दे, अपने साथ ना रखे, वो भी एक डेथ है। इसको समझना जरूरी है। जरूरी है। डॉक्टर साहब बड़ा कैंसर पर सोचिए ज़रा, आप मरीजों का क्या, आप डॉक्टर उसकी गंभीरता समझते हैं। मतलब हम लोग जैसे लोग जो साधारण लोग हैं वो कैंसर का नाम सुनते ही मन बड़ा बोझिल हो जाता है। क्या है ये बीमारी? देखिए, कायदे से कहिए तो बीमारी है नहीं। ये बीमारी का नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें बाजारवाद जुड़ा हुआ है। कायदे से कहीं बीमारी कहीं और है। कैंसर एक मैनिफेस्टेशन है, प्रतिलक्षण है कहीं और की खराबी, मतलब सेल के अंदर मॉलिक्यूलर हेल्थ में गड़बड़ी ट्यूमर के फॉर्म में या कैंसर के फॉर्म में दिखता है, इसलिए हम इसको बीमारी का नाम देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल गड़बड़ी है उसको ठीक करने की दवा नहीं है।
जीवन शैली है, आपका खाना है, और उन चीज़ों पे काम हो सकता है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, इसलिए उस पर बात नहीं होती है। चलिए परिभाषा शुरू करते हैं जी। व्हाट इज कैंसर? मेडिकल डेफिनेशन है एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। हिंदी में अपने शरीर की अपनी सामान्य कोशिकाओं का असामान्य बेतरतीब बढ़ोतरी होना, एक अंग से दूसरे अंग में प्रत्यस्थापन हो जाना ही कैंसर है। मेटाफोरिकली उपमा के तौर पे हमारे दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ है। मान लीजिए इसमें सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स एक दूसरे से मिलके अच्छे से काम कर रहे थे। इसमें कुछ टेररिस्ट बन जाए, आतंकवादी बने, एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगे, अपने कोशिकाओं को ही मारने लगे, यही कैंसर है। इसी से समझ में आ जाएगा कि फिर कैंसर बनता क्यों है। शरीर की अपनी कोशिकाएं आपके विरोध में उतरी क्यों? अगर बेतरतीब, बेपनाह, बेइंतहा इसको प्रताड़ित करने लगे, वो प्रताड़ना कुछ भी हो सकती है। कोई व्यसन हो सकता है, वातावरण का हो सकता है, आपके जीवन शैली का हो सकता है। उस प्रताड़ना के तहत इन कोशिकाओं ने बदली कर ली और आपके अंदर जो डिफेंस सिस्टम जैसे इंटेलिजेंस, पुलिस इन आतंकवादी को पनपने नहीं देते हैं, ये फेल हो जाए। कैंसर पनपा, ट्यूमर का रूप लिया, एक अंग से दूसरे अंग में गया, और उसी के डर से लोग समझते हैं कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। तो पहली बात, कैंसर एक्चुअल बीमारी नहीं है, लक्षण है, और दूसरा लाइलाज नहीं है। कैंसर आम बीमारियों की तरह ठीक होने वाली एक बीमारी है। लाइफस्टाइल से शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल से ये होता है, अनाप शनाप खाने से होता है, मतलब कोई एक ऐसा कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जीरो इन करके आप जैसे विद्वान लोग पहुँचे हैं? पब्लिक मानती है कि कैंसर जेनेटिक बीमारी है। ये तो आज अवधारणा क्लियर कर लें आपके दर्शक जी। सिर्फ 5 से 15% कैंसर ही जेनेटिक है। 85% कैंसर का कारण हमारे वातावरण में है। वातावरण का मतलब ये है कि जहाँ हम रहते हैं, जो करते हैं, जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, उसमें से 85% वाले 35% आपका खाना पीना क्या आप ग्रहण करते हैं, इसमें कैंसर के कारण छुपे हुए हैं, जो कि लोगों को या तो पता नहीं है या कुछ अनजाने में ले रहे हैं। मोटापा, व्यसन, तंबाकू, शराब, सबको पता है कैंसर का कारण है। वातावरण का प्रदूषण, बेतरतीब केमिकल का आपके जीवन में घुस जाना, जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक, एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसी तरह से महिलाओं को पता भी नहीं होता, जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रही हैं, इंक्लूडिंग हेयर डाई, शैम्पू, टूथपेस्ट, इसमें कैंसर के कारक मौजूद हैं, लेकिन कंज्यूमर को उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है और मार्केट में पंप कर दिया जा रहा है। तो अगर देखेंगे कि सुबह एक इंसान जगा, उसकी दिनचर्या सोने तक, अगले दिन सुबह तक जो हो रही है, जितना एक्सपोजर हो रहा है, तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कैंसर केसेस इतने कम क्यों हो रहे हैं। कैंसर ज़्यादा होना चाहिए। ये इंडियन जीन में भी थोड़ा रेजिस्टेंस है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट पॉलिसी से आप उठाएं, प्रोडक्ट आप मार्केट में देखें, और लोगों का केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, बेतहाशा इस्तेमाल, कुछ भी मार्केट में आया, ऐड आपने देखा, खरीद के इस्तेमाल करने लगे, आपने देखा उसमें क्या है, तो कैंसर ज़्यादा होना चाहिए। कैंसर बढ़ा है, कहीं कोई दो मत नहीं। पिछले 15-20 साल में कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ गया, 100% बढ़ा है। लेकिन जितना बढ़ा है, ये भी कम बढ़ा है। ये इसलिए मैं समझा रहा हूं कि ये चौंकाने वाला विषय है, लेकिन अगर लोग चेत गए तो अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, कैंसर से बच भी सकते हैं। इसलिए मुझे ये समझाना जरूरी है कि कहाँ कमी है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जो कहते हैं कि कैंसर होता है, होने में 2-3 साल, 4 साल, डेवलप होते होते 10 साल भी लगते हैं। जो लेट डायग्नोसिस कैंसर में, उसको ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, और उसके साथ साथ अर्ली पहचान कैसे हो? जब व्यक्ति में कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, तो दरअसल समस्या यह है कि कैसे पहचाने, कैसे कोई पेन नहीं है, कोई बॉडी में और कोई ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं दिख रहा है, तो पहचाने कैसे? जब तक पहचान होती है तब तक बहुत दूर निकल चुके होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इसको डिकोड कर ले। बॉडी ऑलवेज गिव्स सिग्नल। मतलब आपके शरीर में कुछ भी असामान्य हो रहा है तो आपको सिग्नल मिलता है। यूजुअली वी इग्नोर इट। यहीं पे माइंडफुल हो जाना है।
सचेतन की अवस्था में, असामान्य, बीच अब में मैं आ रोक रहा रहा हूँ हूँ, आप, बिल्कुल आ रहा हूँ, असामान्य बातें जब आप कहते हैं तो उसका क्या मतलब? बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। अब आपकी दिनचर्या में सुबह उठते थे, पॉटी जाते थे, फिर शाम को जाते थे या अगले दिन जाते थे, जब भी। अब बार बार पॉटी आने लगे। नॉर्मली एसिडिटी आपको नहीं होती थी, इधर आप देख रहे हैं कि एसिडिटी की शिकायत बढ़ गई है, नींद डिस्टर्ब रह रही है, हेडेक हो रहा है परसिस्टेंट बहुत दिनों से, ब्रेन ट्यूमर हेडेक लेकर प्रेजेंट कर रहा है, खांसी हो रही है। दिल्ली वालों को तो चलिए गिफ्ट के तौर पे प्रदूषण मिला हुआ है जी जी। तो कुछ दिनों के लिए आपने मान लिया कि एलर्जी पोल्यूशन है, या ऐसे लोग जो हाँ पोल्यूशन नहीं है। अगर 3 हफ्ते के बाद भी कोई असामान्य लक्षण जो मैं बता रहा हूँ ये बरकरार रहे, असामान्य लक्षण सामान्य बीमारी के ही लक्षण हैं, असामान्य लक्षण कोई अलग बीमारी के नहीं होते हैं। पेट की तकलीफ, इंडाइजेशन, पेट फूला रहना, खाना का पाचन नहीं होना, एसिडिटी होना, कहीं से खून का आ जाना, महिलाओं में रक्तस्राव हो जाना मेंस्ट्रुअल पीरियड के अलावे, पुरुषों में पेशाब में खून आ जाना, टट्टी के रास्ते खून आ जाना, बार बार टट्टी कर लिया जाना। पर तब तक स्टेज बढ़ जाता है डॉक्टर साहब। वही बता रहा हूँ, तो इसके ये सामान्य बीमारी के लक्षण हैं। इसी की जो शुरुआत है कैंसर की, इसी लक्षण को एक आध बार दे के चला जाता है। आप क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, भूल जाते हैं कि ऐसी कोई समस्या हुई थी। जितने मरीजों से मैं पूछता हूँ जो एडवांस कैंसर के हैं, कहते हैं हाँ 1 साल से मुझे तकलीफ तो चल रही थी, मैं काउंटर से दवा लेके खा लेता था या खा लेती थी। तो विल नॉट इट बी लाइक रीडिंग टू मच इनटू इट? नहीं, उसको तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस कह सकते हैं कि नहीं, जैसे थोड़ा बहुत कभी हो, क्या पता कैंसर नहीं भी हो, लेकिन हर बार आप उसको कैंसर मान के चलेंगे तो देन इट विल बी टर्न इनटू लाइक यू आर टू रीडिंग टू मच इनटू इट। बिल्कुल वही, उसी को हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। Okay. अब ये जो मैंने कहा कि इसके बीच कैसे थिन लाइन है, आपकी तकलीफ हो, आप स्वयं जागरूक हैं, आपने डॉक्टर को दिखाया, कैंसर का डॉक्टर नहीं, सिंपल डॉक्टर, उसने दवा दी आपको, तकलीफ चली गई, सिंपल बात है, कॉमन एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा, तो ये समस्या ठीक हो जाए। आम बीमारी थी, 100 में से 90% समय यही निकलेगा कि आम समस्या थी, ठीक हो गई। लेकिन 10% कैंसर या तो प्री कैंसर स्टेज में, बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाएगा। इतनी जागरूकता जरूरी है, हर इंसान अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए, और हर डॉक्टर जो कैंसर का डॉक्टर नहीं है, उसके क्लिनिक में आने वाले मरीज की समस्या अगर ठीक नहीं हो रही है तो रैदर देन दवा चेंज करता रहे, कैंसर की जांच करा ले, प्री कैंसर या अर्ली कैंसर पकड़ में आ जाएगा। बस इतनी जागरूकता की जरूरत है। इस पे एक फिल्म आई थी बड़ी अच्छी, स्पेशलिस्ट। थीम ये था कि अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो जो बॉम्ब डिफ्यूजर उसको ये ट्रेन किया गया, सस्पेक्ट एनीथिंग कैन बी बॉम्ब। इंडिया में ही आपको याद होगा, ट्रेन के नीचे ट्रांजिस्टर में बॉम्ब, घड़ी में बॉम्ब, चेक कर लें, डीटीसी की बस में लगा रहता था। तो सिमिलरली कोई भी लक्षण कैंसर का लक्षण हो सकता है, एक बार कैंसर की जांच कर लें, नुकसान क्या है, लेकिन उसके लिए पैनिक ना करें। हाइपोकॉन्ड्रियक जो आपने कहा, रीडिंग टू मच इनटू इट, उसमें ना जाएं, जांच करके रूल आउट कर देना बेहतर है, rather than कि एडवांस स्टेज में आप प्रेजेंट करें। और कैंसर आम तौर पे आज बना 10⁹ सेल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होता है, 10⁹, तो कितना समय लगा इतना बनने में। और जो एडवांस स्टेज, ट्यूमर बनने के बाद, कैंसर बनने के बाद कम से कम 1.5 साल लगता है एडवांस स्टेज पहुंचने में। यही समय है जो इग्नोर ना करें, नेग्लेक्ट ना करें अपने स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को। आपके जहाँ पे आपने छोड़ा, यहाँ पे मेरे मन में 2 सवाल आए हैं। एक तो छोटा सा जवाब आप इस पे दीजिएगा कि कैंसर इज ऑलवेज फेटल, हाँ या ना? नो। ओके। कैंसर इज नेवर फेटल इफ डिटेक्टेड ऑन टाइम, ट्रीटेड ऑन टाइम। दूसरा ये कि जब डॉक्टर साहब जिसको कैंसर डिटेक्ट होता है, चाहे किसी भी स्टेज का हो, 3rd, 2nd, 1 जो भी है, उसका कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पर पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके सर्वाइवल पे, उसके स्ट्रेस पे, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी पे क्या परिवर्तन होता होगा उसमें? कैंसर ब्रांच ज्वाइन करने के बाद पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी, कैंसर एंड इमोशन, उसका पहला चैप्टर पहले पैराग्राफ में लिखा था, 50% ऑफ द पेशेंट डाइज एट अ मेंटल लेवल व्हेन यू से इट्स कैंसर। ये सच है, इरेस्पेक्टिव द कैंसर का टाइप, कैंसर का स्टेज। कैंसर की डायग्नोसिस बोलते इंसान सबसे पहले मानसिक स्तर पे टूट जाता है। टूटने के पीछे 2 वजह, एक कैंसर के पीछे अवधारणा जुड़ी हुई, कैंसर ठीक नहीं होता है, जो कि गलत है, और दूसरा
कैंसर का इलाज महंगा है। हम्म। दो ही बातें उसको खा रही होती हैं। जी। लेकिन सच ये है कि दोनों में से कोई भी बात सच नहीं है। कैंसर ठीक होने की बीमारी है, और कैंसर का इलाज अगर ढंग से कराया जाए तो कैंसर का इलाज महंगा नहीं है। ये दोनों फैक्ट ये है, मिथ जो पब्लिक जानती है। जो इमोशनल वेलबींग है डॉक्टर साहब, इमोशनल वेलबींग है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर की जिसे आपने बात की, जेनेटिक पे आपने बात की कि जेनेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। जो इमोशनल वेलबींग है, और ख़ासकर जिसमें क्वालिटी ऑफ स्लीप है, एडिक्वेट रेस्ट है, इन सब चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है कैंसर को Sleep के लिए? लैक ऑफ स्लीप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें यूके में एक नर्सेज स्टडी हुई, 20 साल लंबी स्टडी चली, जिसमें देखा गया कि सर्कैडियन रिदम, जो हमारा सोने का साइकिल है, स्लीप साइकिल, जिसका एबनॉर्मल है, जो रात में काम कर रहे हैं, स्टडी का नाम है नर्सेज स्टडी, जो दर्शक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जी। जो रात में काम कर रही थी महिलाएं, पहले तो महिलाओं पे फिर बाद में पुरुषों पे भी स्टडी हुई, उनमें कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा थे। ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस पहले देखा गया, बाद में बाकी कैंसर भी आया। तो स्लीप का डेफिनेट रोल है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, स्पेशली डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, मतलब मेलाटोनिन से रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस जो होंगे वो कैंसर का कारक है। ये तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इमोशनल वेलबींग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इमोशनल वेलबींग अगर ठीक नहीं है, उस कंडीशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली एबनॉर्मल इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है बॉडी के अंदर। इसको टेक्निकली समझें कि एक फ्री रेडिकल है, जो एक तरह से समझ लें आपके घर में अंगीठी चल रही है और छोटे छोटे चिंगारी निकल के आपके कारपेट पे गिरता जा रहा है। दिखेगा ऊपर से कारपेट इंटैक्ट, एक दिन उठाएंगे पता चला सब जला हुआ था। यही है ROS। आपके बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराता है। इमोशनल वेलबींग अगर अच्छी नहीं हो तो आप ROS क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के सफरर होते हैं। Could be प्रोफेशन से रिलेटेड, could be योर पर्सनल लाइफ रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बच्चा फादर रिलेशनशिप, could be any kind of stress. Could be any kind of stress. Necessity is it should be chronic, मतलब लंबे समय से, persistent, बरकरार रहे, and prolonged, तीनों होना चाहिए। जैसे अगर इंसान है तो स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। तनाव नहीं चाहिए तो आपको जानवर बनना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंटल लोब जो दिमाग में हमारा है, 400 ग्राम ब्रेन ह्यूमन में ज़्यादा दिया गया इसी के लिए कि हम एनालाइज करें। एनालाइज करेंगे तो तनाव होगा, लेकिन तनाव आया और चला गया तो ये कैंसर का कारक नहीं है। लेकिन बरकरार रह जाए, लंबे समय के लिए रह जाए, तब आपका बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रहेगा और कैंसर का कारक बनेगा। एनालाइज करने वाला तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। एनालाइज करेंगे आप तो उसमें दोनों निकलेगा, डिस्ट्रेस एंड यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, जैसे आपकी शादी होने वाली है, आप घर खरीदने वाले हैं, स्ट्रेस उसमें भी है, लेकिन ये यू स्ट्रेस है, ये पॉजिटिव है। डिस्ट्रेस, डिजीज रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है, जिसको नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं, डिस्ट्रेस है। ओके। तो डिस्ट्रेस होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, क्रोनिक होना चाहिए। ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यूजुअली नेगेटिव इमोशनल वेलबींग के लोग व्यसन के शिकार हो जाते हैं। अल्कोहल, टोबैको, एबनॉर्मल फूड हैबिट बहुत बड़ा रोल करता है इमोशनल वेलबींग ना हो तो, एंड ओबेसिटी ऐसे लोगों में होती है। तो ये चीज इनडायरेक्टली कैंसर के कारक। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक और सवाल आया कि जो बिगेस्ट मिथ्स हैं, और उसको आप कहिए मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि आपको अक्सर इनकाउंटर करते हैं, जो पेशेंट से मिलते हैं, उसमें क्या लगता है कि क्या मिथ है मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और कैसे उससे डील किया जाए, क्योंकि आधे लोग तो उसी में घबरा जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। मैं मिथ बोलता जाता हूँ, जी। सॉल्यूशन बताता जाता हूँ। पहला मिथ, कैंसर इज इनक्यूरेबल। मिथ है। फैक्ट, कैंसर इज क्यूरेबल, डिटेक्टेड ऑन टाइम एंड ट्रीटेड बाय क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर इज क्यूरेबल, फुल स्टॉप। दूसरा, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, प्राइवेट अस्पताल में महंगा या सस्ता की बात होती है। दूसरा, इफ सुपरवाइज्ड बाय क्वालिफाइड, डेडिकेटेड एंड क्रेडिबल एथिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का इलाज महंगा नहीं है। चलिए। तीसरा, कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय बाबा थेरेपी। बाबा थेरेपी में उसको कहता हूँ झाड़ फूक, मंत्र, उच्चारण, हवन, गौमूत्र, इससे कैंसर ठीक हो जाता है। मिसकंसेप्शन है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। इसको भूल जाएं।
कैंसर का कोई भी तो बाबा रामदेव की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। दुकान बंद होनी चाहिए उसकी। उस पे तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडियल ऑब्जेक्शनल एक्ट पे मुकदमा होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा नहीं होता है। और गौमूत्र से कैंसर का इलाज, तो इससे अच्छा तो मेडिकल कॉलेज बंद कर दो, गौशाला खोल दो और कैंसर के मरीजों को वहीं भेज दो। नेता क्यों नहीं जाते हैं जो पॉलिसी मेकर हैं रामदेव से कैंसर का इलाज कराने? मैं तो कई बार रामदेव को ये चैलेंज कर चुका हूं, इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी चैलेंज कर देता हूं कि एक मरीज रामदेव अपने मेथड से ठीक करे, मैं मॉनिटर करूंगा मरीज को, कोई भी और ट्रीटमेंट नहीं चले। जिस दिन ठीक कर देता है वो, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, रामदेव का चेला बन जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं कैंसर सर्जन हूं, मुझे कोई चैलेंज करे कि एक मरीज ठीक कर दो, मैं कहूं 1000 मरीज ठीक करूंगा, तुम आओ मेरे साथ रहो। डॉक्टर साहब, क्या सक्सेस रेट है आप लोगों का? मैं एक ऐसे बड़ा स्टेज 1 2 इमोशनल बात बोलता हूँ। हाँ। मेरा एक भांजा है दूर का, उसको मैंने पूछा कि यार तुम डॉक्टर, सुनता तुम्हारा बड़ा नाम है यार, तुम बड़े डॉक्टर हो, पेशेंट बड़ा नाम था। बोला क्या करें मामा जी, कोशिश तो करते हैं, पेशेंट मर जाता है ना, उसमें बड़ी दिक्कत होती है, क्या बड़ा नाम करके क्या करूँगा मैं? देखिए, पूरी तरह सच नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो मेरे करियर में इतने मरीज जो ठीक हो चुके, सुन रहे होंगे, कई मरीज होंगे जो मेरे पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, वो उसके गवाह हैं, ठीक हो जाते हैं। मैंने भी देखा अभी भी एवरेज में मानो तो सारे कैंसर को जोड़ दूं, कौन सा मरीज किस स्टेज में आया उसको हटा दीजिए, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेज 4 वाले मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं। उसमें हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। अदरवाइज सबको मिला के मैं देखूं तो अभी 70 से 75% मरीज हमारे ठीक हो रहे हैं। क्या बात है, कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं। क्या बात। अच्छा, अब कहिएगा कि कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमारा है, मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ हॉलिस्टिक मेडिकल ट्रीटमेंट में, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी। तो कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट मैं समझा रहा हूँ। कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट में कहता हूँ मॉडर्न मेडिसिन, मतलब कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसका तो मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, ये तो करना ही है। हॉलिस्टिक मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने जब बात ये शुरू की थी, कैंसर बीमारी नहीं है, बीमारी कहीं और है, मतलब मोलिकुलर हेल्थ में, मैं उस पर भी काम करता हूँ। मतलब उसके लाइफस्टाइल, जीवन शैली में बदलाव, खाने पीने में बदलाव, आयुर्वेद का जहाँ रोल है, आयुर्वेद को इंक्लूड करो। आयुर्वेद भरोसा करते हैं आप? आयुर्वेद, बिल्कुल आयुर्वेद पे भरोसा आप कह रहे हैं। आयुर्वेद ऐसी विधा है जिस पे मैं समझा देता हूँ आपको कि मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। हिपोक्रेट हमारे नहीं, पर आपके ब्रांच वाले लोग तो आयुर्वेद को मानते नहीं, वो इडियट हैं जो नहीं मानते हैं। हमारे मॉडर्न मेडिसिन का जो फादर है, हिपोक्रेट को माना जाता है, 462 BC में आया। धन्वंतरी चरक सुश्रुत 10,000 साल पहले आ चुके थे हिपोक्रेट के। और मैं भले मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूं, लेकिन भारत का चिकित्सक होने के नाते मैं अपने को धन्वंतरी चरक सुश्रुत का वंशज मानूंगा। आयुर्वेद का मतलब क्या हो? मेडिकल साइंस। तो भारत का मेडिकल साइंस आयुर्वेद है। आयुर्वेद की दवाइयाँ डॉक्सीटैक्सिल कैंसर कीमोथेरेपी बन के आ गई तो मॉडर्न मेडिसिन की हो गई। सिनकोना की दवाइयाँ मलेरिया ठीक करने लगी, सिनकोना के छाल, जब तक सिनकोना का छाल था तब तक आयुर्वेद था। तो आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन की लड़ाई टोटल व्यापारियों की लड़ाई है। ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए। आयुर्वेद की अच्छी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करें, हमारी अच्छी चीज़ें आयुर्वेद इनकॉर्पोरेट करें, हम मिल के काम करें। हॉलिस्टिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैंने बात कही, अगर हम करें, 6 विधाएं भारत में हैं, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा, यूनानी और होम्योपैथ। अगर 6 विधाओं को एक प्लेटफॉर्म पे हम ले आएँ, सबकी अच्छी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, तो जो आज किसी भी ब्रांच में, आयुर्वेद में भी 30% से ऊपर क्योर नहीं कर रहे हैं, अगर सबको हम मिला दें तो जो क्योर रेट एक ब्रांच से हम दे रहे हैं वो क्योर रेट बढ़ जाएगा, प्रिवेंशन बढ़ जाएगा, रोकथाम बढ़ जाएगा और साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट का कम हो जाएगा। इससे अच्छा क्या चाहिए? अगर ऐसा करें, हम क्यों नहीं करते? ईगो, सब लोग अपने साइलॉज में, अपने बबल में बैठे हैं। अगर ऐसा करें तो भारत मेडिकल में विश्वगुरु बन सकता है। अदरवाइज विश्वगुरु भारत कभी नहीं बन पाएगा, ये भूल जाए। आज से 10,000 साल पहले कहानी अलग थी, अब कहानी अलग हो चुकी है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। 2-3 रीजंस में बताऊंगा, उसमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि कितना फेटल है कैंसर के लिए। टोबैको यूसेज फेटल है, डाइट एंड न्यूट्रिशन फेटल भी है और अगर उसको करेक्ट कर दें तो क्यूरेटिव भी है। फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी 100% रिलेटेड है कैंसर ऑनसेट से, और फिजिकल जो एक्टिव होते हैं वो कैंसर प्रिवेंशन में रिस्पॉन्सिबल है। अल्कोहल कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, थोड़ा बहुत या ज़्यादा वाला? मॉडरेट से ऊपर वाला। मॉडरेट से ऊपर वाला। ओके। और ये कहते हैं कि सन इन अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर इसीलिए कॉमन है। तो गांव में मजदूर तो काम करते रहते हैं, हमारे पास मेलानिन जिसके कारण हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, ये
प्रोटेक्शन देता है हमें स्किन कैंसर से। फैमिली हिस्ट्री आपने बोला यस। यस, 5 से 15% जेनेटिक कैंसर होता है। अगर वो जीन ट्रांसफर हो रहा है तो फैमिली में होगा। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रिस्पॉन्सिबल है कोलोन कैंसर के लिए, सीरियस है। सीरियस है। लॉस ऑफ एंड लो लेवल ऑफ विटामिन D3, विटामिन B12 डेंजरस है। डेंजरस है, डायरेक्टली भी रिस्पॉन्सिबल है और एसोसिएशन भी है। रिस्पॉन्सिबल कहते हैं कॉजेशन को, एसोसिएशन कहते हैं कैंसर में विटामिन डी लो पाया गया, ब्रेस्ट कैंसर में पाया जाता है। एक बात बताइए, ब्रेस्ट कैंसर क्या कॉमन है महिलाओं में यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, और वो कितना प्रिवेंटेबल है? ब्रेस्ट कैंसर मेट्रो सिटी में सबसे कॉमन महिलाओं का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर जी। ओवरऑल इंडिया को जोड़ें, सिटी सेंट्रिक है, अर्बन सेंट्रिक, अर्बन सेंट्रिक ज़्यादा होने के कारण, लेकिन अब रूरल में भी हो रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर सर्विकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। लेकिन अभी भी मेट्रो सिटी में ब्रेस्ट कैंसर ही महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन है। लाइफस्टाइल रिलेटेड है और प्रिवेंटेबल है। इसकी रोकथाम संभव है। कैसे करें? क्या क्या लाइफस्टाइल हमने किया? वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, नाइट एक्टिविटी, नाइट लाइफ, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये महिलाएं कम कर लें। मैरिज करें, बच्चा मतलब प्रेगनेंसी हो और बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग करें, ये सारा प्रोटेक्शन है, क्योंकि नेचर यही कह रहा था जी। इसको अगर करें और कुछ कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कम कर लें, क्योंकि ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाता है। इन चीज़ों को करें, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाएगा। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का कितना बड़ा रोल है कैंसर में? इतना बड़ा रोल है कि भटिंडा पंजाब में एक जगह है, फर्टिलाइजर का इतना अधिक इस्तेमाल वहाँ हुआ कि वहाँ से एक ट्रेन जाती है बीकानेर एक जगह है राजस्थान में जहाँ कैंसर हॉस्पिटल था, तो उस ट्रेन को लोग भटिंडा बीकानेर एक्सप्रेस को कैंसर एक्सप्रेस बुलाते हैं, निकनेम, इतने कैंसर केसेज हैं। फर्टिलाइजर का अत्यधिक इस्तेमाल, और क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता, बहुत सालों तक रहता है, इंसेक्टिसाइड का अधिक इस्तेमाल कैंसर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। चाइना, USA और इंडिया फॉलोड बाय जापान एंड जर्मनी, क्यों इतने कैंसर के मरीज यहाँ क्यों हैं? मतलब कोई एक छोटा सा संक्षेप में कुछ बता सकेंगे आप? बिल्कुल। कैंसर एजिंग की बीमारी है, मतलब जितनी लंबी है उम्र हम जिएंगे, कैंसर का चांस बढ़ेगा। कैंसर अर्बनाइजेशन की बीमारी है, अर्बनाइजेशन जितना होगा उतना कैंसर की तादाद बढ़ेंगे। तो US झेल चुका, अब US में ये कुछ कुछ कैंसर डाउन होना चाहिए। डाउन है, यस। चाइना स्मोकिंग में हाईएस्ट है चाइना, वो भी थोड़ा डाउन है वहाँ भी। अब वो डाउन होना चालू हुआ जब रियलाइज किया। जापान स्मोक्ड फूड के कारण स्टमक कैंसर बहुत कॉमन है, पेट खाने की थैली का कैंसर। सेम साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया जापान के काफ़ी कल्चर एक है। जी जी। इंडिया एक अद्भुत कंट्री है, और मुझे पूछिए तो इंडिया को मैं कंट्री नहीं कहूँगा, प्लैनेट कहूँगा। इंडिया इज ए प्लैनेट। इंडिया अकेला कंट्री है जहाँ इन्फेक्शस डिजीज, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, ये भी बढ़ रहे हैं और कम्युनिकेबल बढ़ रहे हैं। अद्भुत कंट्री है। आमतौर पे अमेरिका में इन्फेक्शस डिजीज जब कम हुआ तो कैंसर बढ़ा, हार्ट अटैक बढ़ा, अब उसको भी कम कर लिया उन्होंने। हमारे यहाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया भी बढ़ रहा है, कैंसर, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज भी बढ़ रहा है। अद्भुत कंट्री है। डायबिटिक कैपिटल हो चुके, कैंसर कैपिटल हमने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन 2025 में कैंसर कैपिटल हम हो चुके, हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हर जगह की बुरी चीज़ों को ले रहे हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को लेते नहीं हैं, और भारत की अच्छी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जिसमें आपने कहा आयुर्वेद, नेचुरल लिविंग, गांव में जाके गांव की चीज़ों को जीना। गांव भी शहर बनने को उतारू है, जबकि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। बिल्कुल नहीं सर, गांव में ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत मारा मारी है शहर में। देखिए कैसे आपका गांव, अंदर का गांव निकल आया। हाँ, निकला है। बहुत कितना 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 सुकून है सर वहाँ पे, कितना सुकून है। और अब तो गांव शहर इसलिए हो गए हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि बिजली है, पानी है, कनेक्टिविटी है। शहर से गांव पहुंचने में आपको 5 मिनट का वक्त लगता है। क्यों इतनी मारामारी शहर में की जाए? उससे बेहतर तो गांव में रहा जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, जो डेवलपमेंट है उसको एक्सेप्ट करें आप। टेक्नोलॉजी ले ली, बिजली ले ली, फ़ोन ले लीजिए, लेकिन खेत में अपना उगाइए। आपको भी क्यों पैकेट का आटा चाहिए? इतना तो कर सकते थे। हाँ, वहाँ भी आशीर्वाद का आटा बिक रहा है। एग्जैक्टली। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हाँ। क्यों चाहिए? नहीं, मैं ले रहा हूँ। आप अपने गांव में उगाइए, गांव का खाइए, बाकी सारे ब्रांड मिल रहे हैं। फिर बस इतनी की जरूरत है। वहाँ के जो मिलें थी, जिसमें पहले सरसों पेराते थे, आटे की मिलें थी वगैरह वगैरह, वो सब अब धीरे धीरे बंद हो गई हैं। वहाँ भी प्रोसेस्ड फूड मिलता है। डॉक्टर साहब, डेटा ये कहता है कि 3 सबसे सर्वाधिक कैंसर के केसेस यूपी में हैं, जो रिपोर्टेड हुए 2023 का डेटा मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। महाराष्ट्र,
वेस्ट बंगाल चौथा नंबर बिहार का है, तमिलनाडु कम्स 5th। इसकी कोई खास वजह है क्या? कभी उस लिहाज से अध्ययन किया आपने? बिल्कुल। आप गंगा के बेल्ट को इमेजिन करें, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी मिली, हरिद्वार क्रॉस किया, उसके बाद यूपी में जब गंगा इन करती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तो मोटा मोटी ठीक है, कानपुर टच करते राम तेरी गंगा मैली हो गई। उसमें सारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बिना एसटीपी ट्रीट किए डाल दिया गया। कानपुर से गंगा को ट्रेस कीजिए आप, उत्तर प्रदेश होते हुए, बनारस होते हुए बिहार इन कर जाइए और 24 परगना वेस्ट बंगाल तक चले जाइए। इस एरिया में आपको गॉल ब्लैडर कैंसर, ओवरी का कैंसर ज्यादा केसेस मिलेंगे। क्यों हुआ? हेवी लोड इंसेक्टिसाइड, हेवी लोड एफ्लुएंट जो फैक्ट्री से निकला, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, इसके केसेस बढ़े। कृष्णा काली हिंडन नदी को आप यूपी से ट्रेस कीजिए, यमुना खादर तक आ जाइए आप ट्रेस करते हुए। इसके किनारे किनारे हमने एक स्टडी की थी, एक मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल में चला, कैंसर यात्रा हमने नाम दिया उस सीरीज का। उसके नज़दीक हेवी मेटल्स, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, 300 तक आर्सेनिक का लेवल हमने देखा, 300 ppm। और सामान्यतः क्या होना चाहिए? 0। आर्सेनिक वही एलिमेंट है, जब राजा लोग थे तो जो जेल में कैदी को रखते जिनको स्लो डेथ देना होता था, उनके खाने में आर्सेनिक डाला जाता था। आज कौन सी राज प्रथा है जो हर खाने में आर्सेनिक डाला हुआ 300 ppm तक, और लोग उसको फ्रेश सब्जियां खरीद के निजामुद्दीन ब्रिज पे मर्सिडीज BMW से लोग खरीद के अपने घरों तक ले जाते हैं। कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। उस पर जब ये रिपोर्ट चली, मंत्रालय ने कुछ दिनों तक रोक लगाया, NGT ने रोक लगाया। लोगों ने कहा किसानों का क्या होगा? मैंने कहा फूल होगा ये। दिल्ली तो नेता नगरी है, यहाँ पे गेंदे हजारे का फूल बहुत बिकेगा, 9 महीने तक काम चल। उनको चाहिए भी लेकिन फिर से सब्जियां उगने उनको चाहिए, उनके समर्थकों को चाहिए, वो ठीक बहुत कैथारसिस का काम करेगा वो। डॉक्टर साहब, अच्छा ये अभी भाई हम दोनों इतनी कैंसर की बात करते करते, आप तो डॉक्टर हैं, आपके लिए तो डेली की बात है, एक बड़ी निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, डरावना है, बड़े टेरिफाइड होने जैसी नौबत आ जाती है हमारे लिए जो कॉमन व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए। कुछ अच्छी बातें बताइए जो पिछले 15 साल में कैंसर के एरियाज़ में, कैंसर के सेगमेंट में हुआ, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये अगर नहीं होता तो और सिचुएशन ख़राब होती। कोई वैक्सीन आया है, कोई नए डेवलपमेंट हुआ है, कोई न्यू इन्वेंशन है, कोई नया ट्रीटमेंट आया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई मशीन आई है, जिससे लगता है कि नहीं साहब ऐसा है कि कैंसर पे हम लोग पार पा लेंगे, और आज नहीं तो 10 साल बाद पा लेंगे। पूरा स्पेक्ट्रम बता देता हूँ गुड न्यूज़ का कैंसर रिलेटेड। पहली बात, जो लोग मानने को तैयार नहीं हैं, मान लें आज कि कैंसर प्रिवेंटेबल है, कैंसर का रोकथाम संभव है। इसको और सोचें। बहुत मेहनत करके बाजार से आप हर रोज कैंसर खरीद के लाते हैं, तब आपको कैंसर होता है। तो ये बंद कर दिए, आज से, आज ही से बंद कीजिए। क्यों खरीदने जा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, डिटेक्टेबल है, अर्ली स्क्रीनिंग पॉसिबल है कैंसर का। अब स्क्रीनिंग टूल हमारे और बढ़ते जा रहे हैं। 5 कैंसर स्क्रीनेबल हो चुके हैं पूरी तरह से। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, और खास करके जो उत्तरी भारत की बात मैंने कही, गॉल ब्लैडर कैंसर। इनको तो रोक सकते हैं हम, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए ट्रीटमेंट पे। कीमोथेरेपी जो इतनी टॉक्सिक थेरेपी थी, उसमें इतना इन्वेंशन हुआ है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम हो गए। इम्यूनोथेरेपी आई। इम्यूनोथेरेपी कुछ फर्जी हैं, मेरे पॉडकास्ट को सुन के ये नहीं समझे कि जो फर्जी दिल्ली में इम्यूनोथेरेपी के नाम चला है वैसा नहीं है। इम्यूनोथेरेपी मीन्स कैंसर सेल पे जो एंटीजन है उसके खिलाफ स्पेसिफिक काम करना इम्यूनोथेरेपी है। वो आया, इससे कैंसर का क्योर रेट बढ़ा। टारगेट थेरेपी आ चुकी है। जीन थेरेपी से हमें बहुत उम्मीद है, काफ़ी काम चल रहा है, जीन थेरेपी आएगी। जीन थेरेपी बेसिकली ये है कि अब नॉर्मल जो कैंसर का जीन हुआ, स्लाइसिंग करके रिवर्स कर दें, कैंसर अपने आप मर गया। न सर्जरी की जरूरत है, न कीमो की जरूरत है। उसके बाद उस पे काम हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कौन सी दुनिया, कौन से देश में? यूके में इंपीरियल कॉलेज लंदन इस पर काफ़ी रिसर्च में आगे बढ़ चुका है। कैंसर वैक्सीन इंपीरियल कॉलेज लंदन ने भी किया 2022 में, अभी रसिया ने किया। लेकिन ये कैंसर वैक्सीन लोग समझते हैं कि सबको लगा दो कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिनको कैंसर है उन्हीं का ट्यूमर निकाल के उनके खिलाफ वैक्सीन तैयार करके उन्हीं को दिया जाता है। ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। सर्विकल कैंसर का वैक्सीन आ गया, जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगा रही है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहल है। उसके साथ सिर्फ कंबाइन कर दें स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चियों को प्राइवेट पार्ट हाइजीन,
मेंस्ट्रुअल एटिकेट, बच्चों को भी ब्रशिंग और प्राइवेट पार्ट हाइजीन, इतना ट्रेन कर दें, वैक्सीन आ गया, सर्विकल कैंसर का इंसिडेंस 10 साल बाद बहुत डाउन हो जाएगा। बहुत बड़ी पहल है। रोबोटिक कैंसर सर्जरी कॉमन हो गई जी। कॉम्प्लेक्स कैंसर बहुत कम इंसिजन में, बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी में आराम से हम ऑपरेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टूल आया है जो आने वाले समय में मेडिकल में ही मिरेकल करेगा। कई डॉक्टर डरे हुए हैं, वो बेकार डरे हुए हैं। हाँ। उन डॉक्टरों को डरना होगा जो एआई को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपने लाइफ खासकर रेडियोलॉजी वाले बहुत डरे हुए हैं। वो डर सकते हैं। सबसे तो एआई का सबसे बड़ा रोल जो मुझे दिख रहा है कि आरक्षण को नलीफाई कर देगा एआई। कि आरक्षण देते रहो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आरक्षण नहीं सुनेगा। उसको चाहिए सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो एआई को चला सके। उसमें आरक्षण नहीं काम करेगा। आरक्षण, ये जो एआई आएगा ये इतने कैलकुलेट करके कैंसर के कोडोन को जज करेगा, और हो सकता है कोई ऐसा टूल हमें माइक्रो कैप्सूल, जीन थेरेपी या ऐसा टारगेट बता दे। ये संभव है, बहुत जल्दी संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करेगा और हम कैंसर को। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मोटा सा सवाल दिमाग में आता है कि जैसे हम लोग बॉडी चेकअप कराते हैं कि साहब हार्ट ठीक काम कर रहा है, टीएमटी हो गया, ईसीजी हो गया, फलाना ढमका, क्या कैंसर के लिए इस तरह का कोई इलाज, इस तरह का कोई डायग्नोसिस, कोई ऐसी प्रक्रिया अवेलेबल है जिससे पहले पता चले या लक्षण का पता चल जाए? जैसे अभी क्योंकि आपने स्क्रीनिंग की बात की, तो ऐसा है कि जैसे साल में एक बार गए और बॉडी चेकअप कराया और उसमें सब कुछ आ गया, उसमें पता चल गया नहीं साहब ऐसा कि कहीं भी कैंसर के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो स्क्रीनेबल कैंसर जिसकी बात मैंने कही उसके लिए तो टेस्ट है कि आपके लक्षण आने से पहले पता चल जाएगा। लेकिन अगर कहिएगा पूरे बॉडी को स्कैन कर लें, अभी टेस्ट नहीं आया है। कुछ रिसर्च हमारा चल रहा है जिसमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल सीटीसी है और डीएनए, एबनॉर्मल डीएनए को जज कर रहे हैं कि अगर उसको हम टेस्ट कर लें, एबनॉर्मल आए तो हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन बॉडी का एल्गोरिथम एआई की तरह नहीं चलता, लीनियर एल्गोरिथम नहीं चलता है कि ये है तो कैंसर है। जैसे हार्ट अटैक में भी आप सोचते हैं कि चेक कराने गए, आपका ब्लॉकेज दिखाते हैं, अरे ब्लॉकेज था तो हार्ट अटैक हुआ क्यों नहीं? अब क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज दिखा इसलिए आप स्टेंट डलवा ले रहे हैं। सिमिलरली बॉडी में हर दिन हर इंसान में कैंसर सेल बनता है जी, और 6 बार मोटा मोटी माना जाता है कि एक जीवन में फुल ब्लोन कैंसर बनता है, लेकिन बॉडी उसको रिवर्स कर देती है। तो उसका भी कितना सिग्निफिकेंस होगा कि जिसमें आप डिटेक्ट कर रहे हैं वो कैंसर वाकई पनप के बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कैंसर पे मेरे ख्याल से पर्याप्त बातें कर ली हम लोगों ने। आपने जितने सारे एस्पेक्ट्स और कैंसर के आयाम हो सकते हैं, प्रिवेंट कैसे किया जाए, लक्षण का कैसे पता चलता है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, रीजंस क्या हैं, इमोशनल क्वेश्चन का उसमें क्या रोल है, जो हॉस्पिटल और थोड़ा सा यहाँ से विषय से विषयांतर होते हैं हम लोग, जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे, क्योंकि कैंसर एक तो एक बात हुई, उसके बाद अब कहाँ जाया जाए, डॉक्टर कहाँ मिलेगा, कॉस्ट क्या होगी, कितना टाइम लगेगा, ठीक कितने दिन में हो जाएंगे, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। जो हॉस्पिटल्स और कॉरपोरेट्स हैं डॉक्टर साहब, ये क्या कॉमर्शलाइजेशन के संकेत दिखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में? है, एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर है तो और थोड़ा बढ़ रहा है? कितना बड़ा रोल है कॉमर्शलाइजेशन का कैंसर के ट्रीटमेंट में? आंकड़ों पे बात कर ले, बात करिए ना। तो सुपर स्पेशलिटी जो ट्रीटमेंट है कैंसर हार्ट का ट्रीटमेंट, 73% ट्रीटमेंट आपके प्राइवेट सेटअप में हो रहा है और 27% ट्रीटमेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है। अब ये 73% ट्रीटमेंट ये कब रिवर्स हुआ? क्या ऐसा ही था? आज से 40 साल पहले जब मैं चिकित्सा विज्ञान का छात्र बन के घुसा था, तो उस समय मान लीजिए बिहार झारखंड एक स्टेट था, यूपी उत्तराखंड एक स्टेट था। उस समय ये माना जाता था पूरे राज्य में कहीं कोई इलाज अगर नहीं हो तो मेडिकल कॉलेज भेज दो, वहाँ इलाज हो जाएगा। आज किसी को सुनते हैं ऐसा? ये पॉलिसी पैरालिसिस, एक प्लान्ड पॉलिसी पैरालिसिस की गई गवर्नमेंट में सिस्टम को। गवर्नमेंट इन कॉन्नाइवेंस विद द कॉर्पोरेट प्लेयर्स। और कॉर्पोरेट जब भी किसी बिजनेस में घुसेगा, चाहे मेडिकल हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे कोई भी चीज आप देखिए, वो एक पर्पस से घुसता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, द कॉस्ट। एग्जैक्टली, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मिनिमाइज द केयर एट द सेम टाइम।
वो केयर बढ़ा के नहीं करेगा, कॉस्ट कटिंग करेगा, प्रॉफिट बढ़ाएगा। अब ये कैसे हुआ? पहले तो गवर्नमेंट में अगर चीजें हो रही होती तो ये नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट को चीज़ों को पैरालाइज करने के लिए पहला काम किया गया, आरक्षण को लाया गया मेडिकल में बहुत जोर शोर से। 50% से ऊपर आरक्षण आप कर देंगे। तो पहले तो क्रीमी लेयर नहीं गया, जो क्रीमी लेयर पढ़ भी लिया मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज रिज्वाइन नहीं करा, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया क्योंकि आप आउटकम नहीं दे पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मशीनें खराब की गई, मशीनों का आवंटन बंद किया गया, हेल्थ बजट, अब इंडिपेंडेंट इंडिया का आज तक का हेल्थ बजट 1.9% से ऊपर नहीं जा चुका है। WHO फॉर्मूला पे अगर करें कि इंडिया का हेल्थ बजट कितना होना चाहिए, तो GDP का 5% मिनिमम है, होना ही चाहिए, जो आज तक हम नहीं अचीव कर पाए। उसके बाद आपने प्राइवेट प्लेयर को बेलगाम, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जिसका पैसा है हेल्थ केयर में घुस सकता है। क्या वो डॉक्टर है? उसका बैकग्राउंड मेडिकल का था, वो तो सिंपली आया, आज बिल्डिंग बना रहा था, बिल्डिंग में उसको लगा प्रॉफिट कम होने लगा। इसमें पूरी दुनिया में ये मॉडल काम कर रहा है, पूरी दुनिया में ये अमेरिकन मॉडल है। ये कॉर्पोरेटाइजेशन का मॉडल अमेरिकन मॉडल है। फिक्की में साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भी आपको मिल जाएंगे हॉस्पिटल्स। बिल्कुल, अब हर जगह ही इनक किया। फिक्की के एक मीटिंग में मैंने 2009 में कहा था, टू मच कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर विल लीड टू करप्शन। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। उसका रीजन ये है कि बेसिक नीड हमारी नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए कि आपकी 10% आबादी इतनी एफ्लुएंट है जिसको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बेसिक नीड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम पहले एस्टेब्लिश करो। आयुष्मान भारत जब आया तो लोगों को लगा बहुत कुछ अजूबा हो गया। आपके लिए एंट्रीम अरेंजमेंट आयुष्मान भारत ठीक है, जब तक आपका गवर्नमेंट सेटअप एम्पावर्ड नहीं होता है। अब लेकिन PPP मोड पे आपको आ जाना चाहिए था, अदरवाइज आप सिर्फ अर्न रेवेन्यू को, कलेक्टेड रेवेन्यू को आप प्राइवेट प्लेयर को दे जा रहे हैं। ये सॉल्यूशन नहीं था। इस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस करते करते आपने ये अब मान लिया है न्यू नॉर्मल कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट में है। कुछ हद तक सही है, क्यों? आपके क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर जो क्रीमी है प्राइवेट में गए, क्योंकि आपने उधर पैरालाइज कर दिया। तो बड़ी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने समझाया कि ये इतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं जैसे लोग समझ रहे हैं कि प्राइवेट लूट रहा है। तो लूट क्यों रहा है, उस कारण को समझो। और उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टरों का स्टेक होल्डर कम कर दिया गया प्राइवेट हेल्थ केयर से। वहां नॉन डॉक्टर टाई टोपी लगा के डिसाइड करता है कि अस्पताल कैसे चलेगा। तो उसको क्या मतलब है? संवेदनशीलता थोड़ी है, उसने मरीज देख के थोड़ी डॉक्टर बनाया है। जो उसको सिंपल मतलब है एक्सेल शीट पे उसका रेवेन्यू कैसे ऊपर। डॉक्टरों के लिए तो बड़ा घुटन का माहौल होता है। घुटन का माहौल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है घुटन का माहौल। तो कैसे डील कैसे करते हैं आप लोग? बिल्कुल डील नहीं करते हैं। हमारा काम, मैं पर्सनली डील करता हूं, मेरा मतलब मरीजों से है। मरीज मेरे पास आया, मरीज मेरा ठीक होकर जाए, इससे ज़्यादा मैं कोई मतलब नहीं रखता हूं। अगर मैं अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करूं कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रन कैसे हो रहा है, तो इंसान पागल हो जाएगा। ये बार बार आरोप लगते हैं कि डॉक्टर पे दबाव होता है कि फालतू का पर्चा लिखिए, फालतू का ट्रीटमेंट लिखिए। आप कभी कभी जिसको हम लोग ओवर ट्रीटमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब कि वो जो रियल इशू कई बार होता है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, ये है क्या? बिल्कुल, दो तरीके के डॉक्टर हैं। जो आप बोल रहे हैं टारगेट वाला, तो डॉक्टर जब सैलरी लेगा अस्पताल से, तो अस्पताल तो कहेगा भैया टारगेट पूरा करो। जो मैंने कहा मरीज, तो मैं इलाज कर रहा हूं मरीज का, मरीज जो फीस दे के मेरे नाम पे जा रहा है वो पैसे मैं लूंगा, कम देगा कम लूंगा, ज्यादा देगा ज्यादा लूंगा, तो आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्टर को अपना भी तो स्पाइन ठीक रखना चाहिए। ये ठीक कैसे होगा? ये तो प्रॉब्लम एरियाज है, इसमें एथिक्स घुसा हुआ है, इसमें कल्चर घुसा हुआ है, इसमें स्ट्रेस लेवल घुसा हुआ है, इसमें ट्रीटमेंट घुसा हुआ है, इसमें लोगों की जान घुसी हुई है। तो ये ठीक कैसे होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड, फुल स्टॉप। वो कहाँ से? फुल स्टॉप। अब देखिए कैसे मैं समझा देता हूं जी। आपने पॉलिसी बनाई, पहली पॉलिसी टू एम्पावर द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द टाइम इन PPP मोड, देन फुल्ली एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। जब पैरेलल गवर्नमेंट सेक्टर स्टैंड डायरेक्ट होगा, मैं कह रहा हूं मेडिकल टूरिज्म अभी 100% विदेशों से जो मरीज इलाज कराने इंडिया आते हैं, प्राइवेट जाते हैं, वो गवर्नमेंट में जाने लगेंगे। इंडिया सुनते हो मरीज सिंगापुर जाता है इलाज कराने, कहाँ जाता है वो? किसका हॉस्पिटल है? सरकारी अस्पताल है, जनरल हॉस्पिटल सिंगापुर सरकारी अस्पताल है। सेम हम इंडिया का मॉडल कर सकते हैं। बाहर का भी रेवेन्यू आप यहाँ जनरेट करके बढ़ा सकते हैं इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अपने मरीजों का फ्री इलाज होगा, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डाउन हो जाएगा। नंबर 1। प्राइवेट
हॉस्पिटल में बैठा डॉक्टर पीपीपी मोड पे ऑनरेडी सर्विस देने को तैयार है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट में जो ये नौकरशाही हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो इतिहास के पन्ने पढ़े के आईएएस बने हैं, वो पॉलिसी बना रहे हैं। उनको पता भी है मेडिकल कैसे चलता है। आईएमएस बनाए, इंडियन मेडिकल सर्विसेज, एमबीबीएस किया हुआ लड़का एंटर करे, उससे पूछे क्लिनिकल जाना है तुमको, एडमिनिस्ट्रेटिव जाना है, वही लड़का जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बनेगा, वही जाके हेल्थ मिनिस्टर बनेगा। इलेक्शन बंद कर दो, इलेक्टेड तुम्हारा नहीं बनेगा हेल्थ मिनिस्टर, ये पॉलिसी बनाएगा। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर साहब, खासकर जो हिंदी पट्टी में जो हम लोग डे टू डे में देखते हैं, उसकी बखत धीरे धीरे उसका ऑरा, रिकग्निशन ख़राब हुआ है क्या? वो मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ, ये भी सवाल ही है, मतलब मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं हूँ, कि मैं सुनता हूँ कि फ़लाँ मुख्यमंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, फ़लाँ नेता प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, फ़लाँ एमपी इलाज करने प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। तो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप प्राइवेट में ही जाना पसंद करते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो इस लायक नहीं हैं सेवा के हिसाब से और रख रखाव के हिसाब से, जहाँ पे आप जाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो केवल गरीबों के लिए है। क्या ऐसा है क्या? एकदम आप निष्कर्ष पे ही पहुंच जाइए, यही है। पहले मुख्यमंत्री मंत्री बीमार होते थे तो मेडिकल कॉलेज आके भर्ती होते थे, स्पेशल वार्ड बोलते थे उसको, जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी की सुविधा, सुरक्षा की व्यवस्था हो। अब प्राइवेट में जाते हैं, क्यों? अस्पताल जिसको आप कहते हैं, एक बिल्डिंग है, उसकी आत्मा डॉक्टर है। आत्मा अब गवर्नमेंट अस्पताल से उठ के प्राइवेट अस्पताल में आ गया, तो आप इलाज तो उसी से कराएंगे। आत्मा उससे निकल जाए तो उस बिल्डिंग में कल को सिनेमा हॉल चला लें, होटल चला लें, कुछ भी चला लें। अस्पताल इसीलिए है कि उसके अंदर डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर कहाँ है, लोग वहीं जाएंगे। इवन एक मैं ऐसे मुख्यमंत्री को जानता हूं उत्तर प्रदेश, जिन्होंने दलित के लिए रिजर्वेशन के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोला। उनकी तबीयत उसी 10 किलोमीटर के अंदर जब खराब हुई तो वहां से लखनऊ आई कि वहां इलाज हम नहीं कराएंगे। नहीं, हम ये कह रहे थे कि कोई जो एफोर्डेबल ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, और वो भी रहे और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो, इसके लिए सरकार को अभी विद इन दिस सेटअप क्या करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया आपको, एम्पावरमेंट, सेकंड पीपी मोड, थर्ड हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट सिस्टम के हिसाब से। तो हर स्टेट का प्राइवेट सेक्टर अंडर सर्विलेंस ऑफ गवर्नमेंट सेटअप हो। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको सर्टेन लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, सिमिलरली कि किस चीज़ की कॉस्ट कितनी होगी ये गवर्नमेंट सर्विलेंस में हो, और इसका कैलकुलेशन का मेथड होता है। कोई अनाप शनाप नहीं है, एमआरपी कुछ भी कर दें, चाहे दवा का एमआरपी हो, चाहे अस्पताल में बेड चार्ज हो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहली लाइन कही, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड। लेकिन जब पॉलिटिशियन के खुद ही पैसे लगे हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो कौन सा पॉलिटिशियन चाहेगा इस पे कंट्रोल हो? अच्छा, दवा माफिया काम करता है क्या देश में? बिल्कुल दवा माफिया काम करता है। कैसे ऑपरेट करते हैं? पूरा मेडिकल सिस्टम इज गवर्न्ड बाई अमेरिका। और अमेरिका में कौन रूल करता है इसको? फार्मा लॉबी। बहुत पैसे देते हैं वहाँ की सरकार को। तो फार्मा लॉबी वहाँ के गवर्नेंस को भी कम कंट्रोल किए हुए हैं। कौन सी चीज़ कहाँ मार्केट की जाएगी, कैसे मार्केट की जाएगी, क्या होगा, ये कंट्रोल फार्मा लॉबी करता है। रिसेंटली एक डायबिटीज़, सो कॉल्ड डायबिटीज़ की दवा आई है नई, मोटापा के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिम में, तो उनकी एक मीटिंग थी। आमतौर पे फार्मा कंपनी मुझे इनवाइट नहीं करती है, उनको मालूम है कि ये तो मेरे खिलाफ बोलते हैं। भाई जो रिसर्च है मैं तो उसके फेवर में हूँ। मॉडर्न साइंस इसलिए तो पॉपुलर है कि रिसर्च हम कर रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन जो उसका मार्केटिंग गिमिक है मैं उसके खिलाफ हूँ। अब उसमें एक डॉक्टर ने मुझे बुला लिया, बात हो गई, 9 डॉक्टरों को बिठाया गया, पैनल डिस्कशन सब। मैंने कहा भाई एक सवाल मुझे पूछना है। अब मुझे बुलाने का क्या पर्पस है, मुझसे कहा गया डॉक्टर साहब आप सवाल ना पूछें। तो मैंने पूछा क्यों? बोला कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग सवाल पूछ देंगे। तो मैंने कहा तो फिर मुझे बुलाया क्यों गया? शाम को मैं खाना खाता नहीं हूँ, डिनर करता नहीं हूँ, दारू पीता नहीं हूँ, तो मेरी ज़रूरत यहाँ क्या थी? अल्टीमेटली मैंने पूछा कि इस दवा के बारे में आपने ये नहीं बताया कि इससे कैंसर भी बनता है थायराइड का एज ए साइड इफ़ेक्ट। सारी चीज़ अच्छी बता दी। ये जो 100 डॉक्टर यहाँ पे जमा होकर सुन रहे हैं, ये जाएंगे पेरिफेरी में दवा लिखना चालू करेंगे, तो क्या वो पूरी तरह अवगत होके जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। फिर मैंने उस होटल के मैनेजर से पूछा कि इस तरह का प्रोग्राम मुझे भी करना है। मैंने बताया नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी एक कंपनी का एजेंट हूँ, मुझे करना है। कितने का? 100 लोगों का प्रोग्राम हुआ। तो उसने बताया 9 लाख रुपए का। मैंने कहा पूरे इंडिया में कितने प्रोग्राम हो रहे होंगे?
अनेकों हो रहे हैं, पूरे विश्व में कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कितने अरब डॉलर का एक मार्केटिंग एपिसोड हुआ, वो पैसे कहाँ से निकाले जाएंगे? दवा की कीमतों से। बस सिंपल फॉर्मूला है। साइंस कहाँ तक कहता है जो जरूरत है उसमें इस्तेमाल करो, इसके लिए तो साइंस डिस्कवर करके दे देता है, लेकिन बिजनेस जब आता है तो उसको कहता है बेतरतीब इस्तेमाल करो। बस इतना ही अंतर है, बहुत थिन लाइन है। डॉक्टर साहब, जो इंडियन हॉस्पिटल इकोसिस्टम है उसमें जैसे मान लीजिए कहेंगे ट्रांसपेरेंसी का अभाव बिकॉज ऑफ होस्ट ऑफ रीजंस, वो ट्रीटमेंट पर कैसे भारी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम में 2-3 चीज़ें लैकिंग है। पहली लैकिंग है कम्युनिकेशन, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, MBBS में कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड करो। मतलब कैसे संवाद करें, ब्रेकिंग द बैड न्यूज, स्ट्रेस में भी डॉक्टर कैसे एक्सप्लेन करे मरीज को। नंबर 2, एथिक्स, इसकी कमी है। और थर्ड थिंग जो आपने बात कही, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, इसकी कमी है। ये एक साइड आप सोच रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है या तनाव में डॉक्टर ने एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा नहीं है। सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि आप एक्सप्लेन ही मत करो। लेकिन अगर पारदर्शिता से आप काम करें, मरीज के अटेंडेंट को, रिलेटिव को साथ लेके चलें डिसीजन मेकिंग में, बेटर आउटकम होगा। और जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खराब हुआ, ट्रस्ट खत्म हो रहा है, ये नहीं होगा, दोबारा आएगा। तो डॉक्टर शुड स्टिक टू देयर प्रोफेशन, देयर एथिक्स एंड देयर ओथ। बाकी कॉर्पोरेट क्या कर रहा है वो हमारा डॉक्टर का काम नहीं है। जब हमें स्टेक होल्डर रखा ही नहीं गया तो कॉर्पोरेट समझे क्या करेगा? तो डॉक्टर लोग तो आपको बड़ा विद्रोही समझता होगा। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तो उनका पार्ट है। अच्छा, ओके। अच्छा, ये जो वाइड स्प्रेड जो कैंसर की स्क्रीनिंग है, ये अभी भी बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है। नहीं, होना चाहिए। बिल्कुल। ये स्क्रीनिंग सिस्टम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, और ये संभव है जी। जैसे आपने पोलियो उन्मूलन के लिए आशा वर्कर को भी लगा दिया ना, कैंसर स्क्रीनिंग आशा वर्कर तक भी हम पहुंचा सकते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी की जरूरत है, और ये IAS ऑफिसर बना के नहीं देगा, मंत्री बना के नहीं दे सकता है। क्रेडिबल डॉक्टर जो रियलिस्टिक ग्राउंड जानता है, हमारे पेरिफेरी के डॉक्टर हैं, उनको इंक्लूड करो, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ टीम अप कराओ, देखो कैसे। और आज के जमाना जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, हर मोबाइल पे हाथ में स्मार्टफोन है, स्क्रीन को हम गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। अच्छा, होम्योपैथिक का कोई बड़ा रोल इसमें है? क्या हो सकता है, होना चाहिए किसमें? कैंसर में? देखिए, होम्योपैथ जर्मनी से निकला, हैंडमैन ने निकाला, बेसिकली वो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर था। वहाँ भी कैंसर के बहुत मरीज हैं जर्मनी में। लेकिन जर्मनी से होम्योपैथ विलुप्त हो गया, क्योंकि जर्मनी में ही देख लिया कि होम्योपैथ का बहुत रोल नहीं है। ओके। लेकिन एक्चुअल उसमें जो सॉल्ट है, उस पर रिसर्च कुछ हमारे साथ मिलकर कर भी रहे हैं, जिसमें कैंसर के रिवर्सल में उन्होंने काम किया है। तो जहाँ जहाँ जिसमें अच्छाई है उसको हमें इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बाबा थेरेपी बहुत चल रही है। कुछ लोग होम्योपैथ के नाम पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम कैंसर क्योर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एविडेंस नहीं है उनके पास। विज्ञान को हर समय प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत होती है, वो चाहे विज्ञान कोई भी हो। डॉक्टर साहब, लास्ट के 2-3 सवाल। जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है किसी भी पेशेंट का आपके हैं, वो कैंसर का जो हम लोग आउटकम देखते हैं, उस पर उसका इन्फ्लुएंस है, रेमिफिकेशन है उसका, और उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट टू सर्वाइवल, क्या कहते हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के ऑनसेट पे होने में, उसके अर्ली डायग्नोसिस में। लो सोशियो इकोनॉमिक का हर समय लेट डायग्नोसिस होता है, और ट्रीटमेंट अफोर्डेबिलिटी और आउटकम में सब पे इम्पैक्ट है। उदाहरण कैसे समझा देता हूँ। मुंह का कैंसर एक होता है, मान लीजिए गाल के अंदर कैंसर हो गया, टंग का कैंसर हो गया, आमतौर पे अल्कोहल स्मोकिंग वालों को होगा। बिहार और ईस्टर्न यूपी में खैनी खाते हैं, तो वो इस जगह खैनी को रखते हैं, उनका कैंसर यहाँ होता है जी। इसका आउटकम खराब होता है, क्योंकि ये एरिया निकालना पड़ता है, बड़ी सर्जरी होती है, रिकंस्ट्रक्शन महंगा होता है, रिकवरी डिलेड होती है, और रिकवरी में टाइम भी लगेगा, और रिकवरी थोड़ी खराब भी होगी। लैटरल कैंसर का रिकवरी भी पूरे में रोल है। न्यूट्रिशनल स्टेटस लो सोशियो इकोनॉमिक खराब होता है, तो कैंसर फाइटिंग स्किल उनमें कम होती है, डिफेंस सिस्टम खराब होता है, और बाद में भी कैंसर से जब लड़ रहे होते हैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो उसमें साइड इफेक्ट्स उनके ज़्यादा होते हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में है।
तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, आयुष्मान योजना, बहुत सरकार ने उस पर बहुत पैसे खर्च किए, सरकार ने उस पर बहुत जोर दिया, प्रचार प्रसार किया, लोग घर घर तक पहुंचाया। आयुष्मान योजना और जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उसने जो हमारा पेशेंट के परिवार का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस करने में कितनी बड़ी भूमिका उसकी रही है। और ये स्कीम कैंसर पेशेंट्स को क्योर करने में, उसके सर्वाइवल में कितना इफेक्टिव है? आंकड़ा ये कहता है कि आयुष्मान योजना आने के बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। ये तो बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा ये अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर है और होना चाहिए फॉर बोथ इंडियन पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये और होना भी चाहिए। क्यों? कि कैंसर इज नॉट बाय चॉइस, कैंसर इज नॉट ए पर्सनल इशू, कैंसर पब्लिक हेल्थ इशू है। कि मेजॉरिटी कैंसर का कारण आपके वातावरण में है या पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पैरालिसिस में है। तो पॉलिसी पैरालिसिस कारण कैंसर हो तो उसका इलाज कौन कराएगा? गवर्नमेंट बैठे लोग कराएं। दूसरा, अब इसमें जो जरूरत है, जो मैंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना एंट्री मैनेजमेंट तक ठीक था, अब इसको लॉन्च हुए 2014 में योजना लॉन्च हुई थी, 11 साल हो गए। अभी तक आपके गवर्नमेंट सेक्टर को एम्पावर हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ है। अब क्या जरूरत है? आपको पीपीपी मोड पे आइए, प्राइवेट के डॉक्टरों को हेल्प लीजिए, अलग स्लॉट चलाइए और गवर्नमेंट में फास्ट काम करिए। नंबर 1। नंबर 2, आप एम्पावर कीजिए लोगों को। बिलो पॉवर्टी लाइन, लोग आंकड़े के हिसाब से 80 करोड़ को अभी तक फ्री अनाज मिल रहा था, अब 81 करोड़ हो गए, तो मतलब गरीबी बढ़ी। दूसरा, कैंसर या हार्ट के ट्रीटमेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट का सर्विलांस करें एंड क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, उसका सर्विलांस, मतलब एक प्रॉपर निगरानी हो, हेल्थ मशीनरी करें, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। उसका फायदा ये होगा कि एक तो गलत ट्रीटमेंट नहीं होगा, जरूरत ट्रीटमेंट नहीं हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक था, 25,000 रुपये की स्कीम थी आयुष्मान से पहले। उस पर कर्नाटका में बच्चेदानी सबकी निकाल दी गई बेजरूरत। तब भी मैंने कहा था जब 25,000 में ये करप्शन हो सकता है तो आयुष्मान भारत 5 लाख का है, करप्शन बढ़ेगा। इसका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? आज हालत ये है कि इसमें जितना फायदा वो लोगों को, उससे ज़्यादा इसका डैमेज हो रहा है। अब हालत ये हो गई, गवर्नमेंट उन प्राइवेट अस्पताल को पेमेंट नहीं कर पा रही क्योंकि फंड नहीं है आयुष्मान योजना के पास। ये जो हरियाणा में प्रॉब्लम हुई है, बिल्कुल। क्यों? मॉनिटरिंग नहीं है। आप कोई भी योजना बनाते हैं, पहले सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, उसकी प्लानिंग कर लें, कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कर लें। अगर मॉनिटरिंग अगर प्रॉपर हो तो आयुष्मान भारत योजना को सिंपल फाइन ट्यून करने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी स्कीम है। टोबैको से सरकार को रेवेन्यू आता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू है वो, और बहुत सरकार के लिए डिपेंडेबल है। क्या फ़ायदा है उस रेवेन्यू कलेक्शन करने का जिसमें भी जो हेल्थ का कॉस्ट है वो ज़्यादा है? एक आंकड़ा जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 15 to 20 बिलियन डॉलर US एनुअली एक्सपेंसेस हमारा होगा 2030 तक कैंसर के ट्रीटमेंट पे। तो एक कॉस्ट ऑफ कैंसर है इकोनॉमी पे। ये इसको टोबैको को बंद करा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्यों नहीं करते हैं? टोबैको इकोनॉमिक्स को समझें आप। टोबैको इकोनॉमिक्स ये है कि सर्टेन टोबैको लॉबी में कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। फार्मर का आपने देखा होगा, ऑटो के पीछे एक पोस्टर छपा था, फार्मर ऐसे हाथ जोड़े हुए कि मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। उसी मिट्टी में जिसमें तंबाकू का उत्पाद हो रहा है, दलहन की खेती अच्छी होती है। दलहन खेती करा लेंगे, किसान ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो किसानों को पहले इस रेस से हटाइए, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो टोबैको लॉबी गवर्नमेंट की फंडिंग, गवर्नमेंट के साथ ग्लव इन हैंड है। तो उनको अमीर बनाने के लिए गवर्नमेंट 10% रेवेन्यू दिखाती है, जितना दिखाती है वो एक्चुअल 10% रेवेन्यू है जो टोबैको से गेन किया, और इसके एवज में 90% गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ा। गवर्नमेंट करे या पब्लिक करे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो। टोबैको से होने वाली बीमारियों पे खर्च, जिसमें कैंसर, हार्ट अटैक, इम्पोर्टेंस, इनफर्टिलिटी जो यंगस्टर्स आज हो रहे हैं, इस तरह की बीमारियां बढ़ी। तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स है कि 10% दे के किसी को आप रिच बना रहे हैं और 90% खर्च करके बाकी लोगों को गरीब बना रहे हैं? भारत का अपना आंकड़ा कहता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के कारण कितने परसेंटेज लोग हर साल बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं इलाज के लिए। तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, कौन सा गणित है? अभी से 15 साल बाद 2040 में
हिंदुस्तान में कैंसर के मॉन्स्टर को आप कहाँ देखते हैं? हिंदुस्तान में कैंसर बढ़ेगा, कैंसर की रिकवरी कम होगी। उसका रीजन भी बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें चलेंगी। प्रदूषण बेतरतीब बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन एक इटसेल्फ बहुत बड़ा कारण कैंसर का बन चुका है। फूड एडल्ट्रेशन, कोई क्वालिटी कंट्रोल फूड पे नहीं है, ये कैंसर को बढ़ाएगा। और बेतरतीब केमिकल का इस्तेमाल आपकी लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये पंप कर दिया गया है, ये बढ़ेगा। अगर आज भी हम ब्रेक लगाएं तो मिनिमम 10 साल लगेंगे कैंसर के केसेस को कम होने में, जो इम्पैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं से मुझे कॉर्पोरेट कंट्रोल दिख नहीं रहा है हेल्थ केयर में, और गवर्नमेंट का एम्पावरमेंट नहीं दिख रहा है, तो इलाज इनएक्सेसिबल होता चला जाएगा। अगर चाहते हैं कि मेरी दो धारी तलवार है, तो अगर चाहते हैं मेरी बात गलत हो तो गवर्नमेंट आज से काम करना चालू कर दे। एक पॉलिसी या 2 पॉलिसी जो आपको लगता है कि उसको इन्फोर्स करेंगे तो सिग्निफिकेंटली कैंसर का बर्डन अगले 15 साल 20 साल में कम हो जाएगा। यू मे रिकमेंड one policy, 2 policy, or maybe combination of policies which will reduce the number of cancer patients in the times to come. Wellness and longevity clinic at each and every hospital in healthcare. क्या है wellness and longevity clinic? हम स्वस्थ हैं, अस्पताल गए, हमने अपना पूरा चेकअप कराया, चेकअप डिटेक्शन के लिए नहीं कराया, आज का पैरामीटर्स हमें बता दिया गया और हमें लाइफस्टाइल बताया गया कि आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, योगासन कैसे करना है, खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये ट्रीटमेंट फॉलो करें, और एवरी ईयर आके आप 5 साल तक हमारे फॉलोअप में हैं। दैट इज वेलनेस एंड लॉन्जेविटी क्लिनिक। क्लेवेंट क्लिनिक यूएस ने लॉन्च कर दिया, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी वेलनेस एंड लॉन्जेविटी क्लिनिक। और क्रोनोलॉजिकल एज से बायोलॉजिकल एज कम कर दें लोगों का, हार्ट अटैक कम हो जाएगा, डायबिटीज़ कम हो जाएगा, कैंसर कम हो जाएगा। पहला काम ये करें। दूसरा काम करें कि स्टेट अम्ब्रेला ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, हर स्टेट का एक अम्ब्रेला हो, उसी के अंदर सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर हो। 2 काम कर लें, हेल्थ केयर बहुत सुचारू रूप से चलेगा, केसेज कम हो जाएंगे और हेल्दी एंड लाइवली इंडियन ज़्यादा हो जाएंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। ये जो वेलनेस सेंटर है हमारे पंचायतों में, वो काम कर रहा है? वेलनेस सेंटर नहीं है, बोर्ड लगा हुआ उसका। पर वो उसमें बोर्ड सब जगह दिखता है और दरवाजे पे ताले लगे हुए दिखते हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा वेलनेस बढ़े और दरवाज़ों से ताले हटें और कैंसर पे थोड़ी बेहतरी हो, और आपके जैसे जो प्रबुद्ध डॉक्टर लोग हैं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दें लोगों में, और जैसा कि अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चिंता की लोग उस पर भी शायद ज़्यादा ध्यान देंगे, बड़ा काम आएगा। मतलब खुद ब खुद अगर लोग अपनी देखभाल करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमसे आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।